हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई निंजा चैनल। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कहानी छोटी छोटी छपाई गई किताबों की और उन पर लगे सेंसरशिप की दास्तान की। आज हम जानेंगे कि कॉलोनियल इंडिया में प्रिंट और सेंसरशिप की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9, जो कि लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर 5 का। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन उनकी पहली दिक्कत क्या थी? उनके खुद के ही लोग। तो वो उनके जो फर्स्ट टारगेट थे वो उनके खुद के इंग्लिशमैन ही थे, इंडिया में वो ही थे। वो जो इंग्लिशमैन थे वो अंग्रेज़ों को कंपनी के बुरे कमाने के ज़रिए को एक्सपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी डरती थी कि इंग्लैंड में बैठ के उसका मोनोपोली जो है वो खतरे में था। तो वो कंपनी के मिसरूल और करप्ट ऑफिसर्स को साइलेंस करना चाहती थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डर था कि अगर वो इंडिया में ही क्रिटिसाइज़ कर दिए तो वो इंग्लैंड में उनके मोनोपोली ट्रेड के लिए खतरा बन चुका था ये सब। तो उन्होंने क्या किया? सेंसरशिप की शुरुआत अपने ही लोगों के खिलाफ ही कर दी थी सबसे पहले। अब हम बात करेंगे शिफ्टिंग पॉलिसीज़ एंड लिबरल इंटरल्यूड की। फिर 1820s आया। कंपनी ने सोचा कंट्रोल करना है तो अपनी तरफ तारीफ भी करनी होगी। प्रोपेगेंडा था कि कंपनी चालू कर दी न्यूज़पेपर और ब्रिटिश रूल को सेलिब्रेट करना और बढ़ा चढ़ाकर बताना चालू कर दिया। फिर 1835 में गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट ने प्रेस लॉ को रिवाइज कर दिया। की रिफॉर्मर फिर थॉमस मैकॉले आए, एक लिबरल ऑफिशियल जिन्होंने नए रूल को फॉर्मुलेट कर दिया था। इसका आउटकम क्या हुआ कि जो नए रूल्स थे वो रिस्टोर हो गए और प्रेस फ्रीडम भी रिस्टोर हो गई। तो क्या किया उन्होंने? पहले उसमें कंट्रोल किया, फिर नए रूल्स बनाए, फिर उस नए रूल्स को भी हटा के प्रेस को फ्रीडम दे दी गई। तो टर्निंग पॉइंट आया आफ्टर रिवोल्ट 1857 के बाद। तो 1857 की क्रांति के बाद पूरा गेम ही बदल गया था। लोगों का जो नज़रिया था गवर्नमेंट के एटीट्यूड का वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। पब्लिक प्रेशर आने लग गया था। तो वो चाहते थे कि वो जो नेटिव प्रेस है, जो उनकी खुद की प्रेस है, उसमें ये जो भी उनका कंट्रोल था उसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो था नेटिव प्रेस था, जो लोकल लैंग्वेज में आता था, वो अब काफ़ी नेशनलिस्ट होता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई करता था। अब गवर्नमेंट ने सोचा अब नहीं छोड़ना है इनको, स्ट्रिक्ट लॉज लाने की तैयारी शुरू करनी होगी। तो 1857 के बाद जो भी प्रेस की फ्रीडम थी वो सब चली गई थी और स्ट्रिक्ट लॉ इम्पोज कर दिए गए थे। फिर आता है हमारा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। तो ये एक काफ़ी खतरनाक कानून था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। गवर्नमेंट को मिल गई पूरी पावर। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी एडिटोरियल बिना सेंसरशिप के नहीं हम प्रिंट कर सकते थे। ये जो मॉडल था वो बिल्कुल आयरलैंड के प्रेस लॉ के जैसे ही था। और इनको पावर क्या क्या मिल गई थी कि एक्सटेंसिव राइट मिल गए थे कि वो कुछ भी रिपोर्ट को सेंसर कर सकते थे, एडिटोरियल को सेंसर कर सकते थे, जो भी वर्नाकुलर प्रेस या फिर लोकल प्रेस थी। और उन्होंने एक सिस्टमैटिक ट्रैकिंग भी चालू कर दी थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर की सारे प्रोविंसेस में। पिनिटिव मेजर्स क्या लिए थे कि वार्निंग या फिर प्रेस कॉन्फिस्केट या फिर मशीनरी भी जब्त कर लेते थे। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ था और पूरे देश पे ये लोग नज़र रखने लग गए थे। अब हमारी बात आती है, अब ये सब इतना करेंगे, इतना प्रेस को स्ट्रिक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा कि गुस्सा आएगा लोगों के अंदर, लोग उसके अगेंस्ट काम करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे। तो ये एक बात सरकार समझ नहीं पाई कि दबाने से क्या हो जाता है, लोगों के अंदर और आग भड़कती है। रिप्रेशन के बावजूद नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर और काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए, ग्रू होते गए नंबर अक्रॉस इंडिया। उन्होंने मिस रूल को भी एक्सपोज किया और फिर एक नए हमारे हीरो आए जो थे हमारे लोकमान्य तिलक। उनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। उन्होंने केसरी में भी आर्टिकल लिखा था
तो क्या हुआ था कि साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी चालू हो गया था। पहले क्या होता था कि प्रोटेस्ट होता था, फिर उसको लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, तो एक साइकिल क्रिएट हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक की, जो लोकमान्य तिलक के नाम से भी फेमस थे। उनकी केसरी में भी एक आर्टिकल लिखने का परिणाम क्या था आपको पता है? उनको जेल हो गई थी और पूरे हिंदुस्तान में एक लहर फैल गई थी इम्प्रिजनमेंट की, और पूरे हिंदुस्तान में एक लहर फैल गई थी प्रोटेस्ट की। तो बच्चों, अगर हम कंक्लूडिंग पार्ट की बात करें तो ये कहानी वो थी जहाँ प्रिंटिंग मशीन कोई स्वार्ड या तलवार से कम नहीं थी। जो प्रिंट और सेंसरशिप की हिस्ट्री अगर हम कॉलोनियल इंडिया में देखें तो ये एक हिस्ट्री थी स्ट्रगल की। ये बताता है कि क्लियर इवोल्यूशन हुआ था जो कि सिस्टमैटिक रिप्रेशन बन गया था, क्योंकि प्रेस जो था एक पावरफुल टूल बन गया था नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म फैला था ड्यू टू प्रेस। लोग न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हो गए थे। गवर्नमेंट के रिप्रेसिव लॉ भी उनके ऊपर ही उल्टा बैकफायर कर गए थे और नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक फ्यूल बन गया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 7 कंप्लीट होता है और चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। बाकी के पार्ट पार्ट 9 है, ये चैप्टर 5 का कंप्लीट हो जाता है। बाकी के पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोई कमेंट हो तो डाउट करिए। अब हम नेक्स्ट पॉलिटी या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए पढ़ाई निंजा। ज़रूर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिए अगर नहीं करा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।